नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सैनी आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ संस्कृत की क्लासेस लेकर। अभी तक अपन ने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं, उन पिछली क्लासों में जो पुरानी जो एग्ज़ाम्स लग चुके हैं आरटेट और रीट के माध्यम से, उनमें अपना जो शिक्षण विधियों में पार्ट है भाषा विकास, और उस भाषा विकास में जो भाषा कौशल थे 4, उन भाषा कौशलों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करी थी। उसके बाद आज की जो अपनी कक्षा होगी, और इस कक्षा में हम जो प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं वे भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत दे रखे हैं, जो अपने टॉपिक में शिक्षण विधियों वाला जो पार्ट है उसकी इकाई में जो दे रखा है भाषा शिक्षण से सामान्य सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, उन भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। अपन ने अभी तक 22 प्रश्नों की चर्चा करी है जो कौशलों से संबंधित प्रश्न थे। उसके बाद आज हम आगे जो प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तो अपना अगला जो प्रश्न है वो ये है, श्याम फलकस्य अधिकाधिक उपयोग निमित्तम परामर्श है, परामर्श नहीं यहाँ है परामर्श है, कस्मिन् सिद्धांते अस्ति श्याम फलकस्य, श्याम फलक का, श्याम पट्ट का अधिकाधिक उपयोग निमित्तम, निमित्त परामर्श है, परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, किस सिद्धांत में है। इसका मतलब ये है कि ये जो 23 नंबर का प्रश्न आज जिस क्लास में, आज की क्लास में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से प्रश्न है। ऑप्शन आया है अभ्यास से सिद्धांते, अभ्यास के सिद्धांत में, सक्रियतायाः सिद्धांते, सक्रियता के सिद्धांत में, रुचेः सिद्धांते, रुचि के सिद्धांत में, मौखिक कार्य से सिद्धांते, मौखिक कार्य के सिद्धांत में। चलो इसका हम उत्तर ढूंढें उससे पहले हम सामान्यतः ये बात कर लेते हैं कि ये शिक्षण सिद्धांत हैं क्या। तो सबसे पहले तो आज की कक्षा में हम शिक्षण सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें, आज का जो अपना टॉपिक है और जिससे संबंधित आज हम प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। अपना जो है यह है भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों। अब ये भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत है वो क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दें, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए, संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए नियम बनाए हैं, और जो संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सामान्य नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों को नाम दिया गया है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और जो नियम बताए हैं वे नियम कौन कौन से हैं, अर्थात अपन ऐसे कहें कि संस्कृत भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं वे सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसके आधार पर जो सिद्धांत हैं उनमें अपन चर्चा करें प्राय। तो एक तो होता है स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता, आप ऐसे कह सकते हैं स्वाभाविकता यहाँ सिद्धांत है। पहला जो सिद्धांत है वो तो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसी स्वाभाविकता के सिद्धांत को आप प्रकृतिवादी सिद्धांत इस नाम से भी जान सकते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की आप बात करें तो दूसरा सिद्धांत आप ऐसे कह सकते हैं रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार यदि तीसरे की आप बात करें तो तीसरे सिद्धांत को आप ऐसे कह सकते हैं अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथे सिद्धांत पर हम बात करें तो कह सकते हैं सक्रियता का सिद्धांत। यदि आप इसी प्रकार आगे के सिद्धांतों की हम बात करें तो आप पांचवें सिद्धांत पर कह सकते हैं मौखिक कार्य का सिद्धांत, फिर कह सकते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इसी प्रकार आप ऐसे कह सकते हो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत,
आप ऐसे कह सकते हो बहुमुखी सिद्धांत। इसी प्रकार हम आगे की यदि चर्चा करें तो आप कह सकते हैं एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत, आप ऐसे कह सकते हैं क्रम एवं अनुपात का सिद्धांत, आप कह सकते हैं समवाय का सिद्धांत। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भावात्मक जो अभिव्यक्ति है उसका सिद्धांत। तो सामान्यतः अपन चर्चा करें तो ध्यान दें, भाषा शिक्षण के जो सभी सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांत, उनकी हम चर्चा एक ध्यान डालें तो संस्कृत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों में आपने एक तो कहा स्वाभाविकता, यह सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। नंबर 2 रुचि का सिद्धांत। नंबर 3 अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 4 मौखिक कार्य का सिद्धांत। 5वां अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। उसके बाद 6वें की हम बात करें तो कह सकते हैं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 7वां समवाय, यहाँ चय नहीं है, यहाँ है समवाय, समवाय का सिद्धांत। 8वां जो है चयन तथा विभाजन का सिद्धांत। 9वां सक्रियता का सिद्धांत। 10वां एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। 11वां कह सकते हैं भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। और आप अंतिम जो है उसे कह सकते हैं बहुमुखी सिद्धांत। फिर से रिपीट करते हैं, अपना प्रश्न ये था कि श्यामफलकस्य अधिकोधिक उपयोग निमित्तं परामर्शः कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति, कि श्यामपट्ट का सबसे अधिक प्रयोग का परामर्श किस सिद्धांत में है। सिद्धांत का मतलब है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षण हेतु कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए गए हैं। सामान्य सिद्धांत का मतलब ही आप ऐसे समझें कि संस्कृत शिक्षण कराने के लिए जो सामान्य नियम बने हैं उन नियमों को ही सिद्धांत का नाम दिया गया है। और वे नियम कौन से हैं तो इसके लिए आप कहेंगे पहला जो सिद्धांत बताया गया है वह है स्वाभाविकता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की आप बात करते हैं तो दूसरे का नाम है रुचि का सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार तीसरा अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथा कहलाया मौखिक कार्य का सिद्धांत। 5वें की हम बात करते हैं तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। उसके बाद 6वां जो सिद्धांत है वह है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 7वां समवाय का सिद्धांत, ये समवाच नहीं है, यहाँ समवाय का सिद्धांत है। फिर उसके बाद 8वें की हम बात करें चयन तथा विभाजन का सिद्धांत। 9वां है सक्रियता का सिद्धांत। 10वां है एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। 11वां भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। और 12वां जो सिद्धांत है वह है बहुमुखी सिद्धांत। ये हैं। अब इनमें से एक एक की हम सामान्यतः चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वाभाविकता के सिद्धांत की। स्वाभाविकता के सिद्धांत को आप प्रकृतिवादी सिद्धांत, स्वाभाविकता के सिद्धांत को प्रकृतिवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृतिवादी सिद्धांत कहें। अब यहाँ पर सामान्यतः ऐसे कहें स्वाभाविक अर्थात भाषा शिक्षण, भाषा सीखना जन्मजात प्रवृत्ति है, एक बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाषा शिक्षण मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के चलते वह अपनी जो मातृभाषा है स्वतः ही अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। भाषा शिक्षण की यदि आप बात करते हैं तो भाषा शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य हैं और उन मुख्य उद्देश्यों की अगर आप बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख आता है ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। ग्रहण एवं अभिव्यक्ति ये भाषा के मुख्य उद्देश्य हैं। अब यदि हम इस रूप में कहें कि ग्रहण और अभिव्यक्ति भाषा के मुख्य उद्देश्य हैं तो बालक सर्वप्रथम भाषा को ग्रहण करता है, उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति करता है। अर्थात पहले भावों को ग्रहण करता है, तत्पश्चात उसकी अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बालक जब शैशवा अवस्था में होता है, बालक जब शैशवा अवस्था में होता है तो उस शैशवा अवस्था में उसकी भाषा अधिगम की जो क्षमता होती है वह तीव्र गति से होता है। ध्यान से देना, यहाँ आप जो शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास का जो पार्ट पढ़ते हैं उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अधिगम की जो क्षमता होती है वह बालक में शैशवा अवस्था में अधिक होती है। फिर उत्तरोत्तर जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है प्राय वो क्षमता एक बार कम देखने को मिलती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शैशवा अवस्था में भाषा अधिगम की जो क्षमता होती है वो तीव्र गति से होता है।
फिर आप इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वाभाविकता के सिद्धांत में ये कहा गया है कि जब हमने ये कहा कि भाषा का जो उद्देश्य है मूलतः ग्रहण और अभिव्यक्ति है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक जिस भाषा में भावों को ग्रहण कर रहा है उसी भाषा में उसे अपने भाव अभिव्यक्त करने का अवसर भी दिया जाना चाहिए, उसी भाषा में वह अपने विचारों को है अभिव्यक्त करे। दूसरी बात, यदि हम ऐसे कहें कि जब ग्रहण और अभिव्यक्ति इसका उद्देश्य है और भाषा शिक्षण एक बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो आपने ध्यान रख किया होगा जब अपन भाषा कौशलों की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाषा कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम होता है। ये प्रश्न आया भी था अपने रिट में, और आपने ये भी कहा कि भाषा शिक्षण के जो भाषा का विकास है उसी का वो स्वाभाविक क्रम मनोवैज्ञानिक क्रम था, और उसमें अपन ने चारों कौशलों को ग्रहण और अभिव्यक्ति के रूप में भी बांटा था। तो आप यहाँ ध्यान करेंगे उनमें जो स्वाभाविक क्रम था वो ये था, यहाँ श्रवण, भाषण, पठन, और चौथा जो था वह था लेखन। ये स्वाभाविक क्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत शिक्षण कराते समय अध्यापक का यह कर्तव्य है कि बालक के भाषा के जो चार कौशल हैं उन चारों कौशलों का एक स्वाभाविक क्रम से विकास होता रहे, इस आधार पर संस्कृत शिक्षण कराया जाना चाहिए। इसे कहते हैं हम स्वाभाविकता का सिद्धांत। नंबर दो पर हम बात करते हैं तो दूसरा अपना है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। रुचि के सिद्धांत में अपन ने ये कहा कि बालक की जिस विषय में अधिक रुचि होती है उस विषय को पढ़ने हेतु वह उतना ही अधिक प्रेरित होता है। इसका एग्जाम्पल आप अपना स्वयं का ले सकते हैं। अपनी जो खुद का उदाहरण लें तो उसमें आप ये देखते हैं कि हम स्नातकोत्तर की जब एग्ज़ाम देते हैं, मतलब हम एमए करते हैं, हम जब बीए आदि जो करते हैं, या आप इसके 10वीं क्लास के बाद में कुछ बालक आर्ट्स में जाते हैं, कला संकाय में जाते हैं, कुछ विज्ञान संकाय में जाते हैं, कुछ वाणिज्य संकाय में जाते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जिस बालक की गणित विषय में रुचि है तो वो गणित विषय लेता है, जिसकी विज्ञान विषय में रुचि है वो विज्ञान विषय लेता है, जिस बालक की राजनीति विज्ञान में रुचि है तो वो राजनीति विज्ञान लेता है, जिस प्रकार संस्कृत में रुचि है तो वो संस्कृत विषय लेता है। ऐसे क्यों हो? ये एक मनोवैज्ञानिक कारण ही है कि बालक की जिस विषय में सर्वाधिक रुचि होगी उस विषय को पढ़ने के लिए वह उतना ही अधिक प्रेरित होगा। अब क्या कहता है रुचि का सिद्धांत? ये कहता है कि शिक्षक को बालकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए कि बालक की जिस विषय में जैसी रुचि हो उसी के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए। अब ये हो सकता है कि सर संस्कृत में रुचि नहीं है तो हम संस्कृत कैसे पढ़ें? तो इसका मतलब ये है कि अगर रुचि नहीं है तो अध्यापक का कर्तव्य कि रुचि उत्पन्न करें, क्योंकि अगर बालक की उस विषय में रुचि हो गई तो उसको पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित होगा, कि जिस विषय में रुचि होगी उसको तो वह पढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ ध्यान करते हैं रुचि के लिए कि संस्कृत को अगर रुचिकर बनाना है, शिक्षण कार्य को अगर रुचिकर बनाना है, संस्कृत विषय का जो शिक्षण अध्यापक करवाता है और वह रुचि के सिद्धांत को अपनाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाना है। और यदि रुचिकर बनाना है तो हम ऐसे कौन से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करें या ऐसे कौन सा क्रियाकलाप करें, कौन सी विधियों उपकरणों आदि का प्रयोग करें, किस तरीके से हम शिक्षण कराएं कि बालकों की स्वतः ही संस्कृत विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो और उसको पढ़ने के लिए वह अधिक से अधिक प्रेरित हो। तो इसके लिए हम ध्यान करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले तो अपन ने ये कहा है कि अगर संस्कृत के प्रति बालकों में रुचि उत्पन्न करनी है तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि जो कथा के पाठ होते हैं उस कथा के पाठों को मनोरंजन पूर्वक मनोरंजन ढंग से उस कथा के पाठों को बालकों के समक्ष प्रस्तुत करें। कहानियों में बालकों की रुचि होती है। काव्य पाठ जो होते हैं, कविता के जो पाठ होते हैं, काव्य पाठ जो होते हैं, उन काव्य पाठों को गेय शैली में बालकों के सामने सस्वर करते हुए उसका पठन कराएं। कविता को, गीतों को गा कर, क्योंकि गीतों में बालकों की रुचि होती है, इसलिए बालक स्वतः ही उस काव्य पाठों को अगर शिक्षक गेय शैली में पढ़ा रहा है तो बालक स्वतः ही उसके प्रति रुचि रखने लगेंगे। कथा को मनोरंजन तरीके से प्रस्तुत करें, काव्य पाठों को गेय शैली में प्रस्तुत करें। उसके अलावा
आप ऐसे कह सकते हैं कि छात्रों से संस्कृत के माध्यम से अंत्याक्षरी, आप ऐसे कह सकते हैं वाद विवाद, अंत्याक्षरी, वाद विवाद, आप ऐसे कह सकते हैं भाषण, आप ऐसे कह सकते हैं सैश्वर वाचन, सैश्वर वाचन, आप ऐसे कह सकते हैं निबंध आदि। इनसे संबंधित जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया जो भी हैं, वे पाठ्य सहगामी क्रियाएं यदि संस्कृत के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं तो बालक स्वतः ही उस विषय के प्रति रुचि रखने लग जाएगा। इनके अलावा रुचि के सिद्धांत में यदि हम बात करते हैं तो रुचि के सिद्धांत में एक बात और कह सकते हैं कि जो शिक्षण में सहायक सामग्री होती हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री हैं, जिन्हें आप ऐसे कह सकते हैं श्रव्य दृश्य उपकरण जो होते हैं, श्रव्य दृश्य उपकरण जो होते हैं, उनके द्वारा जो शिक्षण कार्य होता है वह शिक्षण कार्य रुचिकर होता है। मतलब आप ऐसे कहें, यदि कोई शिक्षक संस्कृत शिक्षण का कार्य करवाता है और उस संस्कृत शिक्षण के कार्य में वह दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो शिक्षण सहायक सामग्री है, दृश्य उपकरण है, श्रव्य उपकरण है, दृश्य श्रव्य उपकरण है, जो 3 प्रकार के उपकरणों की हम बात करते हैं अधिगम साधनों में, उनका अधिकाधिक यदि प्रयोग शिक्षण के दौरान करता है तो वह कार्य शिक्षण कार्य होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं किसी अन्य विषय का ले रहा हूँ। अगर मान लो आपको जैसे कोई भूगोल विषय पढ़ाई जा रही है और उस भूगोल विषय में आपके सामने किसी ज्वार भाटा आदि को भाभर आदि जो भी आ रहे हैं आपको गुरु जो पढ़ाते हैं, एक तो उनको आप मौखिक रूप से उनका आपको व्याख्यान करके पढ़ा दिया जाए, और एक चित्रों के माध्यम से यदि उस विषय वस्तु को पढ़ाई जा रही है, वीडियो आदि के माध्यम से अगर उस विषय वस्तु को पढ़ाई जा रही है तो वह विषय वस्तु आपके लिए अत्यधिक रुचिकर हो जाएगा। आप इसमें रुचि लेने लगेंगे और आप पढ़ने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि संस्कृत शिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है और संस्कृत शिक्षण के दौरान यदि मान लीजिए संधि के भेद हैं, समास के भेद हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं, उच्चारण स्थान आदि जो हैं उनका रेखा चित्र आदि के माध्यम से आप यदि उनका चर्चा करें, उच्चारण स्थानों की बात है तो उच्चारण स्थानों के लिए आप चित्र बना करके मुख का मुख विवर है उसका चित्र बनाकर फिर उसके माध्यम से आप समझा रहे हैं, तो ऐसे कार्य करने से, उपकरणों का कार्य करने से, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने से जो शिक्षण कार्य है वो रुचिकर हो जाता है। इसमें शिक्षण को दृश्य श्रव्य उपकरणों का जब हम प्रयोग करें रुचिकर बनाने के लिए, इनमें आप ऐसे कह सकते हैं श्यामपट्ट जो है, हम ऐसे कहें श्यामपट्ट जो है उस श्यामपट्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करने से शिक्षण कार्य रुचिकर होता है। मान लीजिए किसी शिक्षण विषय वस्तु, किसी विषय वस्तु का शिक्षण आपको करवाया गया और वहाँ आपने कठिनता का अनुभव किया और काठिन्य निवारण करने के लिए भी इन उपकरणों का प्रयोग यदि किया जा रहा है, किसी विषय वस्तु को सरल रूप में स्पष्ट करना है तो श्यामपट्ट का अधिकाधिक अक्षम प्रयोग किया जाए। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करने से शिक्षण कार्य क्या होता है, रुचिपूर्ण होता है, रुचिकर होता है। और प्रश्न अपना यही था, प्रश्न यही था कि श्यामफलक से अधिकाधिक उपयोग, श्यामफलक का अधिकाधिक उपयोग करना, इसका परामर्श कौन से सिद्धांत में है? तो आंसर क्या होगा, रुचि ही सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। अब उसके बाद आगे की चर्चा हम करते हैं। उसके बाद अपना जो सिद्धांत है अगला, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। अभ्यास और क्रियाशीलता के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे, हमने ये कहा कि भाषा शिक्षण के जब ये सिद्धांत की बात करें तो जो तीसरा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं अभ्यास एवं क्रियाशीलता का, तो आपने ये ध्यान दें कि भाषा जो है वह विज्ञान है और भाषा विज्ञान के साथ साथ भाषा जो है वह एक कला भी है। इस बात को हम ध्यान करें कि भाषा विज्ञान के साथ साथ भाषा एक कला है और किसी भी कला में यदि दक्षता प्राप्त करनी है, किसी भी कला में यदि दक्षता प्राप्त करनी है तो उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो फिर वह जो कला है, वह कला, उस कला में आप निष्णात हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं। बिना अभ्यास के
आप निपुण होना चाहिए, ये प्रायः असंभव होता है। तो भाषा यदि एक कला है तो भाषा शिक्षण के लिए भी आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम अभ्यास की बात करते हैं तो आपने ये कहा कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम दूसरी कला का ले लेते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए हम नृत्य कला का उदाहरण लेकर के इस बात को समझ लेते हैं। हम प्रायः टेलीविज़न आदि पर या आजकल तो मोबाइल फ़ोनों में भी, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं सबके पास, तो हम इस पर कोई गाने को सुनते हैं, कोई गायन सुनते हैं और उस गायन पर हम नृत्य देखते हैं और हम उस नृत्य को बार बार देखते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा नृत्य हमें भी आ जाए। लेकिन हमने उसको देख तो लिया, लेकिन उस पर कभी हमने ऐसा नृत्य करने का कभी भी उठ करके अभ्यास नहीं किया। तो क्या हम जैसा नृत्य हमने उस अभिनेत्री या अभिनेता का, जैसा उस गायन में हमने नृत्य देखा है, क्या वैसा नृत्य हम कर सकते हैं? उसके समान नृत्य हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने ऐसा नृत्य करने का अभ्यास नहीं किया है। मान लो जिस प्रकार उस अभिनेता या अभिनेत्री ने उस गायन में जैसा नृत्य किया है, यदि हम उसको देख देख करके उसी के प्रकार हम अपना अभिनय करने लग जाएं, हम अपना अभ्यास करने लग जाएं, तो जाहिर सी बात है ऐसा नृत्य हम भी सीख सकते हैं। क्योंकि अभ्यास, बार बार अभ्यास करने से जो भी हम कार्य सीख रहे हैं उसमें सफलता हासिल होती है। इसलिए अब हम अपने इस पर चलते हैं, भाषा पर। अगर भाषा शिक्षण खुद एक अगर कला के रूप में है, तो उस भाषा को, जिस भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं, शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह उस भाषा में बालकों से मौखिक एवं लिखित अभ्यास कार्य अधिकाधिक करवाए। अगर यदि बालक अभ्यास कार्य कर रहा है तो उस किए गए अभ्यास कार्य से वह जो है शिक्षण है वह अधिक सफल होगा। इसी के साथ साथ हम एक बात करते हैं क्रियाशील। ये ध्यान देंगे, अगर आप किसी कार्य को करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस कार्य में क्या हैं, क्रियाशील हैं, अर्थात उसमें क्रिया कर रहे हैं। और यही बात है, जितनी अधिक इंद्रियां क्रियाशील होती हैं वह अभ्यास कार्य उतना ही अधिक सफल होता है। जिस अभ्यास के दौरान जितनी अधिक इंद्रियां क्रियाशील होंगी वह अभ्यास उतना ही अधिक सफल होता है। आप ऐसे कह सकते हैं। तो आप इस रूप में कह सकते हैं, अभ्यास के सिद्धांत को हम क्रियाशील सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। अभ्यास का सिद्धांत ही हम कौन सा सिद्धांत कह सकते हैं? क्रियाशील सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ तक एक बात अपन ने कर ली है। उसी के साथ साथ मैं एक चर्चा और कर रहा हूँ, वो ध्यान देंगे। पतंजलि जो हुए हैं, उन्होंने, जैसे आप जानते हैं व्याकरण शास्त्र में पतंजलि ने महाभाष्य नामक जो पुस्तक है उसकी रचना करी है। तो पतंजलि भी अभ्यास के विषय में, अभ्यास की बात को लेकर के पतंजलि भी 3 बातों को स्वीकार करते हैं। पतंजलि ने अभ्यास के विषय में 3 बातें स्वीकार की हैं और उन 3 बातों में एक तो आती है रुचि, दूसरी आती है निरंतर्य और तीसरी जो बात स्वीकार की है वह की है वैराग्य। पतंजलि ने अभ्यास को लेकर के 3 बातों को स्वीकार किया है, रुचि, निरंतर्य और वैराग्य। वे कहते हैं कि जो अभ्यास कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य रुचिकर होना चाहिए, छात्रों की उस अभ्यास कार्य में रुचि होनी चाहिए। नंबर 2, अभ्यास में रुचि तो है लेकिन वह अभ्यास कार्य निरंतर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और निरंतर तो रुचि हो और साथ में निरंतरता हो। लेकिन तीसरी बात उन्होंने ये भी स्वीकार की है कि यदि निरंतरता तो है, अभ्यास में आपकी रुचि है, रुचिपूर्वक आप अभ्यास कर रहे हैं और वह अभ्यास आप निरंतर भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के दौरान मान लीजिए कोई ऐसे कार्य बीच में बाधा उत्पन्न करने वाले हो गए, तो बाधक तत्व जो होते हैं, अभ्यास के दौरान जो भी बाधक तत्व हैं, उन बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य की भावना होनी चाहिए। जैसे मैं एक सरल सा एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए। मान लीजिए हम पढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं और
हम ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हम लगातार पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। हमारी पठन में रुचि भी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, इसलिए हमारी पठन में रुचि है। और वह रुचि होने के कारण आप पढ़ने का अभ्यास करें, वह अभ्यास कार्य आप प्रतिदिन भी करें, मतलब निरंतर करें। लेकिन जैसे ही आप अभ्यास कार्य कर रहे हैं, उसी दौरान हो सकता है अपने परिजनों, अपने घर वालों का, अपने मित्रों का, किसी का भी दोस्त का फ़ोन आ गया और आप उस पर बात करने लग गए। तो अभ्यास कार्य आप पढ़ने में कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कॉल आ गया आप उस पर बात करने लगे, आपका अभ्यास कार्य वहीं रह गया। बाधक तत्व हैं, तो आप क्या करेंगे? अभ्यास रुचिपूर्वक होना चाहिए, अभ्यास निरंतर होना चाहिए, और अभ्यास के दौरान जो भी बाधक तत्व हैं उन बाधक तत्वों के प्रति वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। ऐसे ये 3 बातें स्वीकार करते हैं पतंजलि। तो सरल सी बात है, अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत में आप ऐसे कह सकते हैं कि भाषा जो है विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। किसी कला में यदि दक्षता प्राप्त करनी है तो निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास के दौरान यदि जितनी अधिक इंद्रियां क्रियाशील हैं तो वह उस समय किया गया अभ्यास कार्य है वो अधिक सफल होगा। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि संस्कृत शिक्षण कराते समय वह छात्रों से मौखिक, लिखित आदि जो अभ्यास कार्य हैं वो अधिकाधिक करवाएं। उसके बाद चौथा सिद्धांत जो है उस पर यदि हम चर्चा करें तो अपना चौथा सिद्धांत है मौखिक कार्य का सिद्धांत। और मौखिक कार्य का सिद्धांत क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, अपन ने भाषा की बात करी है, जिसमें अगला हम जो चौथे सिद्धांत की बात कर रहे हैं वह है मौखिक कार्य का सिद्धांत। अब मौखिक कार्य का सिद्धांत क्या कहता है कि भाषा जो है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्वाभाविकता के सिद्धांत में ये बात एक कही थी कि भाषा जो है, तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुख्य उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति, ये अपन ने चर्चा करी है कि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रहण अभिव्यक्ति है। तो आप ऐसे कहेंगे प्रारंभ में भाषा का जो संबंध होता है वह संबंध कान और जिह्वा, भाषा का जो संबंध है वो कान और जिह्वा से होता है। अर्थात आप ऐसे कहेंगे कि पहले बालक ध्वनियों का श्रवण करता है और फिर श्रवण की हुई ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उच्चारण करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? श्रवण और उच्चारण का मतलब भाषण। तो श्रवण और भाषण दोनों मौखिक कार्य से संबंधित कौशल है। इसका मतलब ये हो गया कि बालक प्रारंभिक अवस्था में जब भाषा शिक्षण करता है तो मौखिक रूप से अधिक भाषा को ग्रहण करता है। यही कारण है कि जब बालक बालपन में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उस समय वह अपने परिवारजनों की, अपने मित्र मंडलियों आदि के संपर्क में जब आता है तो उनकी जैसी जैसी भाषा को वह सुनता है, अनुकरण करते हुए वैसे ही भाषा वह क्या करने लग जाता है? बोलने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनी हुई ध्वनियाँ, जैसी ध्वनियाँ सुन रहा है वैसी ही ध्वनि बोल रहा है। तो सुनना और बोलना दोनों कौन से कार्य में आ रहे हैं? मौखिक कार्य में। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि जब बालक भाषा ग्रहण करता है, उसका संबंध ही कान और जिह्वा से है, तो इसका मतलब हो गया कि मौखिक कार्य से उस भाषा का अधिकाधिक संबंध है जो कि बालक ग्रहण कर रहा है। यदि इस रूप में है तो शिक्षक को चाहिए कि वह प्रारंभिक स्तर पर बालक को सबसे पहले मौखिक भाषा सिखाए, तत्पश्चात वो लिखित भाषा का ज्ञान दे। तो इस आधार पर आप ऐसे कहें, पहले कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, और उसके बाद में कौन सी भाषा? लिखित भाषा। इस रूप में बल देना चाहिए। फिर उसके बाद अगले सिद्धांत की हम बात करें तो ध्यान दें, अगला सिद्धांत है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, यदि इस पर हम चर्चा करते हैं अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत में, तो इस पर एक सरल सी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। यदि हम शिक्षण कार्य करें, भाषा का यदि हम शिक्षण कर रहे हैं, तो शिक्षण तो एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। इस बात को हम सब भली-भांति जानते हैं। वैसे सरल भाषा में ऐसे कहें तो एक सरल सा तरीका बता रहा हूँ, निरुद्देश्य तो कोई भी कार्य होता ही नहीं है। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो शिक्षण कैसे निरुद्देश्य हो सकता है?
जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और एक बात ये कि हम जब किसी पाठ का शिक्षण कराते हैं, हम किसी विषय वस्तु का शिक्षण कराते हैं, तो उस विषय वस्तु से संबंधित हम बालकों को आज क्या सिखाना चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से हम बालकों को कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं, उससे संबंधित हम कुछ उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, जो शिक्षण से पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। हो सकता है उन उद्देश्यों में हमने कुछ सामान्य उद्देश्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए हों, और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम बालक को पाठ पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य कराते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अनुपात एवं क्रम। सबसे पहली बात तो ये कि अपन ने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों में एक निश्चित क्रम होना चाहिए। उद्देश्यों में एक निश्चित क्रम होना चाहिए, और जैसे ही हम उद्देश्य अपने निर्धारित किए तो उनमें निश्चित क्रम लिया, उसी प्रकार हम जो शिक्षण सामग्री जिसके माध्यम से हम बालक को पढ़ाना चाहते हैं, जो शिक्षण वस्तु है हमारी, उसमें भी उसी प्रकार क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे ही अपन ने ये कहा कि शिक्षण के उद्देश्यों में ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों हो रही हैं, शिक्षण में ग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों हो रही हैं, जो अपन ने मौखिक के कार्य के सिद्धांत की बात करी थी, वैसे ही तो उसमें भी अगर पहले ग्रहण हो रहा है, आपने ये कहा कि पहले तो हो रहा है ग्रहण और उसके बाद में हो रही है अभिव्यक्ति, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब शिक्षण कार्य करवाया जाए तो पहले इस रूप में शिक्षण वस्तु में ये क्रम रखना चाहिए, उद्देश्यों में ये क्रम रखना चाहिए कि बालक पहले भाषा को ग्रहण करें। क्योंकि अगर भाषा को ग्रहण कर रहे हैं तो फिर जिस प्रकार भाषा को ग्रहण करें हैं, वैसे ही उस प्रकार वो भाषा की अभिव्यक्ति करना भी सीख जाएंगे, अपने विचारों को प्रकट करना भी सीख जाएंगे। तो पहले ग्रहण का क्रम रखना चाहिए और उसके बाद में अभिव्यक्ति का क्रम रखना चाहिए, ये इस रूप में। अब यदि ग्रहण की हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अनुपात एवं क्रम के सिद्धांत में जो भाषा शिक्षण पर क्रम दिया जाता है, उसमें मौखिक कार्य जो होता है उसका क्रम पहले रखा जाता है, और लिखित कार्य जो होता है, लिखित कार्य का संबंध बाद में रखा जाता है। अपन ने ये कहा मौखिक कार्य का जो संबंध है वो पहले रखा जाता है और लिखित कार्य का संबंध है वो बाद में रखा जाता है। इस रूप में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बालक सामान्यतः हम बात करें कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं और उन उद्देश्यों के आधार पर हम बालक को पढ़ा रहे हैं, तो उद्देश्यों का क्रम है वैसे ही विषय वस्तु का क्रम रखना चाहिए। अगर मान लीजिए शिक्षण के दौरान शिक्षक ने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों में चाहता है कि मैं एक उद्देश्य की प्राप्ति छात्रों में अधिक चाहता हूं, दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति सामान्यतः अपेक्षाकृत कम चाहता हूं, तो जिस उद्देश्य की पूर्ति बालकों में अधिक चाहता है उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अधिक, और जिस विषय वस्तु की प्राप्ति या पूर्ति बालकों में कम चाहता, जिस उद्देश्य की प्राप्ति कम चाहता है उससे संबंधित विषय वस्तु जो है उसका जो अनुपात है अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, कम। यदि क्रम की आप बात करते हैं तो जो उद्देश्य पहले आवश्यक हो उससे संबंधित विषय वस्तु का क्रम पहले, और जो उद्देश्य बाद में आवश्यक हो उससे संबंधित विषय वस्तु का क्रम बाद में। अगर इस आधार पर आप करते हैं तो भाषा के जो उद्देश्य आए हैं ग्रहण और अभिव्यक्ति, तो ग्रहण का क्रम पहले है, अभिव्यक्ति का क्रम बाद में है। ग्रहण का क्रम पहले है तो आप ऐसे ध्यान रखें कि मौखिक कार्य जो है वो पहले होना चाहिए, और अभिव्यक्ति का क्रम यदि बाद में है तो लिखित आदि कार्य जो हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। ये अपना अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं, अगला सिद्धांत अपना वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस पर यदि हम चर्चा करें व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है उस पर, तो आप ध्यान देंगे इसमें एक नाम है वैयक्तिक भिन्नता, इसका अर्थ है व्यक्तिगत भिन्नता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र उपस्थित रहते हैं उनमें से प्रत्येक छात्र है वह व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से अन्य छात्र से क्या होता है, भिन्न होता है। प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से अन्य छात्र से भिन्न होता है।
और इसी भिन्नता के आधार पर, इसी भिन्नता के कारण कक्षा में कुछ बालक जो होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कुछ बालक सामान्य बुद्धि होते हैं, तो कुछ बालक मंद बुद्धि होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बालकों में मानसिक योग्यता है वो अलग अलग पाई जाती है। कुछ बालकों की अर्थ ग्रहण की क्षमता है, उच्चारण शक्ति है, निरीक्षण शक्ति है, तर्क शक्ति है, पठन की गति है, ये जो सारी हैं वो उच्च स्तर पर पाई जाती हैं, तो कुछ बालकों में निम्न स्तर पर पाई जाती हैं, तो कुछ बालकों में औसतन होती हैं। ये इनकी व्यक्तिगत भिन्नता है, मानसिक योग्यता है, ये व्यक्तिगत भिन्नता है। और यदि ये व्यक्तिगत भिन्नता है तो इसी आधार पर हम बालकों को इस रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं, कुशाग्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक और मंदबुद्धि बालक। ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हो गया, ये जो वर्गीकरण है उसका आधार व्यक्तिगत भिन्नता होगी। अब क्या कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कक्षा में कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि तीनों प्रकार के बालक हैं, तो फिर संस्कृत शिक्षण इस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कैसे कराएं। इसके लिए क्या हो कि अध्यापक का यह कर्तव्य होता है, संस्कृत अध्यापक को यह चाहिए कि जब वह बालकों को संस्कृत भाषा का शिक्षण करा रहा है तो उस समय बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कराए। इसके लिए क्या किया जाए कि जो कुशाग्र बुद्धि बालक हैं उन कुशाग्र बुद्धि बालकों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए फिर उनसे संबंधित जो अभ्यास मालाएं हैं वे तैयार की जानी चाहिए। यदि मान लीजिए सामान्य बालक हैं और सामान्य बालकों को शिक्षण कराने हेतु उनके स्तर के अनुसार अभ्यासमाला तैयार की जानी चाहिए, और इसी प्रकार जो मंदबुद्धि बालक हैं उन मंदबुद्धि बालकों के स्तर के अनुसार उनकी अभ्यासमालाएं तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार अभ्यासमालाएं सभी छात्रों का वर्गीकरण जो हमने किया है इन मानसिक योग्यता के आधार पर, यदि हम इस व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम विषय वस्तु में जो अभ्यासमालाएं हैं उनके स्तर के अनुसार अभ्यासमालाएं बना करके फिर शिक्षण कार्य कराते हैं, तो फिर छात्रों को जो है वो संस्कृत शिक्षण सरल हो जाता है। इससे क्या होगा, ध्यान दें, अगर कुशाग्र बुद्धि बालकों के अनुसार यदि अपन ने अभ्यासमाला तैयार की उन कुशाग्र बुद्धि बालकों के लिए, तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए सामान्य बुद्धि बालकों के लिए हमने इन्हीं के स्तर के अनुसार अभ्यासमाला तैयार करी है तो उनका पथ प्रदर्शन होने लग जाएगा। और अगर मंदबुद्धि बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों को ध्यान में रखकर उन्हीं के स्तर पर उनके लिए अभ्यासमालाएं तैयार की हैं, तो फिर वे जो बालक पिछड़े हुए हैं वे पिछड़ने से बच जाएंगे। इस आधार पर इस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए फिर जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह है समवाय। ये समवाच नहीं या मिस प्रिंट है, यह समवाय का सिद्धांत। वैसे सामान्यतः ये जो सिद्धांत है समवाय का सिद्धांत हम प्राय बहुमुखी सिद्धांत में भी या सहभागिता का जो सिद्धांत है इनमें अपेक्षाकृत देखने को इसका जो स्वरूप है वो सहभागिता का सिद्धांत और बहुमुखी सिद्धांत इसमें प्राय देखने को मिल जाता है। ये अलग से नहीं है, कुछ विद्वानों ने इस समवाय के सिद्धांत को अलग रूप में दिया है। समवाय का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम सामान्य सी चर्चा करते हैं। समवाय का सिद्धांत क्या होता है कि भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के जितने भी सकारात्मक पक्ष हैं, जो सकारात्मक पक्ष हैं उन सकारात्मक पक्षों को एक साथ प्रयोग में लाकर फिर शिक्षण कार्य कराने का जो सिद्धांत है उसे ही कहते हैं समवाय का सिद्धांत। इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो प्राय हम जैसे कोई उदाहरण लें इसके लिए, तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब अध्यापक किसी पद्य का शिक्षण करवाता है, तो उस पद्य से संबंधित उसके कवि का परिचय, उसका कवि ग्रंथ परिचय, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, उस व्याकरणात्मक ज्ञान आदि से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब का विश्लेषण करते हुए, उनका ज्ञान करवाते हुए फिर शिक्षण कार्य जो करवाया जाता है प्राय उसे हम कह सकते हैं समवाय का सिद्धांत। उसके बाद अगला बात करते हैं चयन तथा विभाजन का सिद्धांत।
चयन और विभाजन का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है कि हम जो बालक को शिक्षण कार्य करा रहे हैं और उस शिक्षण के दौरान जो भी पाठ आ रहे हैं उन पाठों का संबंध विभिन्न ऋतु, महापुरुष, त्योहार, पर्व आदि से हो सकता है। अपन ऐसे कहें, शिक्षण के दौरान जो पाठ आते हैं उन पाठों का संबंध किसी ऋतु से, किसी महापुरुष से, किसी राष्ट्रीय पर्व हो गया, कोई त्योहार हो गया, इनसे संबंधित हो सकता है वो पाठ। तो क्या करे, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि जब वह चयन और विभाजन का सिद्धांत को अपनाता है तो वह इस रूप में शिक्षण कार्य कराए कि पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ है जिसके द्वारा हम भाषा सिखाना चाह रहे हैं उस पाठ का संबंध जिस ऋतु, महापुरुष, त्योहार या पर्व से संबंधित है, जिससे पर्व से उसका संबंध है, उससे संबंधित मास में ही उस पाठ का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण लें, मान लीजिए हम बात करते हैं, हमारे पास जैसे रक्षाबंधन का पाठ आ गया और रक्षाबंधन का पाठ है वह श्रावण मास में आता है। रक्षाबंधन श्रावण मास में आता है, तो यदि रक्षाबंधन पाठ को आप पढ़ा रहे हैं तो श्रावण मास में उसका शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसके आसपास जहां रक्षाबंधन का त्यौहार है उसके आसपास के दिनों में ही उस पाठ का अध्ययन बालकों को करवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि ऋतु से संबंधित की हम बात करते हैं तो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा ऋतु जब शुरू होती है उस समय आप वर्षा ऋतु का पाठ कराएं। अगर मान लीजिए ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे अभी हम बात करें शिक्षक दिवस की, तो शिक्षक दिवस सितंबर मास में आता है, तो सितंबर मास में उस पाठ का हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि विषय वस्तु के दौरान, शिक्षण के दौरान जो भी पाठ हैं जिनका संबंध जिस ऋतु, महापुरुष, त्योहार या पर्व से है, वह जिस मास में आ रहा है उस मास के समय ही उस पाठ का अध्ययन कराना चाहिए। यहाँ तक कि पाठ को विभिन्न इकाइयों में या संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में विभाजन कर लेना चाहिए और फिर उसके माध्यम से शिक्षण कार्य कराना चाहिए। इस प्रकार चयन और विभाजन करते हुए यदि शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो छात्र जो हैं वो प्रायः विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। जैसे वर्षा ऋतु का पाठ पढ़ाया और वर्षा ऋतु में जो भी घटनाएं होने वाली हैं हम उस पाठ के द्वारा हम बालकों को सिखा रहे हैं, और वर्षा ऋतु के समय यदि वो पाठ पढ़ाया गया तो फिर वे जो सारे क्रिया, जो भी बातें हम उस पाठ के दौरान हम बता रहे हैं वे सारे वो प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। और किसी विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करके फिर अध्ययन कर लिया जाए तो वह जो ज्ञान होता है वो चिरस्थायी होता है। इसलिए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संस्कृत शिक्षण कराते समय चयन तथा विभाजन के सिद्धांत को भी अपनाए। सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत क्या कहता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सक्रियता का सिद्धांत है क्या, ये हम बात करते हैं। देखो इसके नाम में ही परिभाषा छुपी है, सक्रिय, ये नाम लिखा हुआ है। सक्रिय से तात्पर्य ये है कि आप जब भाषा का शिक्षण का कार्य करें, शिक्षण कार्य करें, उस समय आप अधिक से अधिक सक्रिय हों, और यदि अधिक से अधिक सक्रिय होकर के फिर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आपकी मानसिक विकास की गति है वो तीव्र हो जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सक्रियता का जो सिद्धांत है, तो सक्रियता जो है उसी के माध्यम से मानसिक विकास की जो गति है वह तीव्र होती है। शिक्षण में ये सक्रियता अति आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि सक्रियता के माध्यम से मानसिक विकास की जो गति है वो तीव्र होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उस शिक्षण के कार्य के दौरान आप सक्रिय हैं नहीं, निष्क्रिय होकर के आप दबाव में किसी के कहने पर आप पढ़ रहे हैं, आप स्वयं सक्रिय नहीं हैं और फिर आप उसको पढ़ रहे हैं। उस समय आप जो पढ़ेंगे वो आपको कुछ याद नहीं होगा, उसके द्वारा आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो आपका मानसिक विकास है वो बढ़ेगा नहीं। और अगर मान लीजिए आप शिक्षण करते समय खुद सक्रिय होकर के फिर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उस समय आप जो सीखेंगे वो चिर स्थायी रहेगा, और चिर स्थायी है तो आपकी मानसिक योग्यता है, याद अगर आपको हो रहा है तो मानसिक योग्यता का विकास है वो अधिक से अधिक होता रहेगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सक्रियता के माध्यम से मानसिक विकास की जो गति है वो क्या होती है, तीव्र होती है। तो इस रूप में अपन ने ये सक्रियता की बात कही है। अब ध्यान करते हैं आगे, अगला
अगर सक्रियता, आप ये करेंगे सक्रियता के माध्यम से मानसिक विकास की गति तीव्र हो रही है, तो आगे की बात अपन ये करें कि बालकों में सक्रियता करने हेतु क्या करें। तो अगर बालकों को प्रेरणा दी जाती है, अगर बालकों को कोई प्रेरणा दी जाए तो उस प्रेरणा के माध्यम से वे सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि प्रेरणा कैसे दी जाए, तो प्रेरणा के लिए हम आप ऐसे कहेंगे बालकों को पढ़ने हेतु, सक्रिय रखने हेतु किस प्रकार उनको प्रेरित करें। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सरल संस्कृत के विचार होते हैं, सरल संस्कृत भाषा में बालकों को विचार बोलने के लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है। छात्रों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाएं। अगर ऐसा कार्य हम अपने शिक्षण के दौरान करते हैं तो बालक स्वयं ही प्रेरित होकर के फिर उस शिक्षण कार्य को करने लग जाता है। तो प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करो, उनको अवसर प्रदान करो और उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करो। आप बालकों को अपने विचारों को सरल संस्कृत के माध्यम से बोलने हेतु प्रेरित करो। अगर फिर बालक ऐसे प्रेरणा ग्रहण कर रहा है तो स्वतः ही उनमें सक्रियता आएगी और सक्रियता के द्वारा फिर वो शिक्षण कर रहा है तो उसकी मानसिक विकास है, उसकी गति क्या हो जाएगी, तीव्र। उसके बाद जो 10वां सिद्धांत है अपना, हम इस पर बात करते हैं, एकता व सहभागिता का सिद्धांत। इसमें देखो सरल सा नाम ये है, एकता और सहभागिता। सहभागिता का मतलब है साथ साथ में। आप ऐसे कहें, मान लीजिए कोई एक उद्देश्य है शिक्षण का, कोई भी हमने एक उद्देश्य लिया और उस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ऐसे कहें शिक्षक के एक उद्देश्य की पूर्ति हम बात करें और जो भी उद्देश्य है उसके लिए, तो उस उद्देश्य के लिए अपन ने एक ग्रहण और अभिव्यक्ति हो रही है। तो एकता और सहभागिता के सिद्धांत में आप ये कहेंगे कि जो मौखिक कार्य अपन हम ग्रहण एवं अभिव्यक्ति में बात करे थे मौखिक, और दूसरा हमने बात करी थी कौन सा, लिखित। मौखिक एवं लिखित कार्य जो हैं वो एक साथ होने चाहिए, मतलब आप ऐसे कहें साथ साथ। एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत में मौखिक कार्य और लिखित कार्य दोनों साथ साथ होने चाहिए। बालक मौखिक रूप में भावों को ग्रहण कर रहा है और लिखित आदि रूप में वह अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। अगर ऐसे दोनों कार्य बालक के लिए साथ साथ हो रहे हैं तो उस प्रकार भाषा शिक्षण कराएं तो वह शिक्षण कार्य है वो सफल होता है। आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक ही उद्देश्य अपन ने एक चर्चा करी है, तो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए उससे संबंधित अन्य जो सभी विषय हैं उन विषयों पर एक साथ ध्यान रखना चाहिए। ये होगा अपना एकता एवं सहभागिता का सिद्धांत। उसके बाद हम बात कर रहे थे भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत क्या है, आप ऐसे कहें, इसमें बालकों को भाव प्रकट करने के अवसर प्रदान किए जाएं। मतलब आप ऐसे कहें, भावात्मक अभिव्यक्ति के सिद्धांत में आप ऐसे कह सकते हैं, सरल भाषा में हम इसको समझें तो आप ये कहें कि जैसे किसी पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो है वो किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो पहले तो शिक्षक जो है वह शिक्षक स्वयं ही उस पाठ का क्या करे, सस्वर वाचन करें। शिक्षक स्वयं किसी पाठ का सस्वर वाचन करें, सस्वर वाचन। फिर से ध्यान देंगे, हम बात करें हैं भावात्मक अभिव्यक्ति के सिद्धांत की। भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत ये ऐसे कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक स्वयं पहले किसी जो पाठ का शिक्षण कार्य करा है उस पाठ का स्वयं ही सस्वर वाचन करें और सस्वर वाचन करने के बाद जिस प्रकार, जैसे उचित भावों के अनुसार ही आरोह अवरोह करते हुए, उचित लय गति आरोह अवरोह भावों के अनुसार अभिनय करते हुए शिक्षक ने जो वाचन किया है, फिर छात्र भी शिक्षक के अनुसार किए गए वाचन का ही अनुकरण करते हुए फिर उस पाठ का क्या करें, सस्वर वाचन करें। उसके बाद ये कहा, तो पहले तो शिक्षक स्वयं सस्वर वाचन कराओ और उसके बाद में छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हुए सस्वर वाचन करते हुए फिर अपने भाव अभिव्यक्त कर रहे हो, उस सिद्धांत को कहते हैं भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है अपना बहुमुखी सिद्धांत। बहुमुखी सिद्धांत जो अपन सामान्यतः समवाय के सिद्धांत की बात करे थे उसी के अनुसार है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी
एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक ही समय में अनेक पक्षों को साथ लेकर के फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर गमन किया जाता है। एक ही समय में, बहुमुखी सिद्धांत में आप ऐसे कहें, एक ही समय में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक जो प्रयास किए जाएं वो एक साथ होने चाहिए। मतलब आप ऐसे कहें, एक ही समय में अनेक बहुत सारे पक्षों को लेकर के फिर निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर जब गमन किया जाता है, उस उद्देश्य को आप कहेंगे बहुमुखी। उस सिद्धांत का नाम देंगे हम कौन सा? बहुमुखी सिद्धांत। इसमें यह कार्य ऐसे भी किया जा सकता है कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे एक उद्देश्य की प्राप्ति की बात करे थे, वैसे ही हो सकता है अनेक उद्देश्य हों, तो उन अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो अनेक प्रयास हैं वो भी एक ही समय में किए जाएं, तो उस उद्देश्य को हम नाम देंगे, उस सिद्धांत को हम नाम देंगे कौन सा? बहुमुखी सिद्धांत। सामान्यतः तो अपन ने ये भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करी है। अब जो इससे संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला अपना प्रश्न था वो ये था, श्याम फलकस्य अधिकोधिक उपयोग निमित्तं परामर्शे कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। श्यामपट्ट का अधिक से अधिक उपयोग का परामर्श किस सिद्धांत में है? अभी ध्यान देंगे, श्यामपट्ट के लिए अपन ने दृश्य श्रव्य उपकरणों की बात की थी, और दृश्य श्रव्य उपकरणों के द्वारा शिक्षण कार्य रुचिकर होता है। तो रुचिकर आ रहा है तो आप ऐसे कहेंगे रुचि का सिद्धांत, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कह शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकासे तीव्र गतिम आददाति। कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्र गति को बढ़ाता है, तीव्र गति लाता है? अभ्यास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। अभी अपन ने ये चर्चा करी थी सक्रियता के सिद्धांत के द्वारा कि सक्रियता, छात्र शिक्षण करते समय जितना अधिक सक्रिय होता है उसकी मानसिक योग्यता उतनी ही अधिक बढ़ती है। तो अपन ने ये कहा, प्रश्न में यह है कि मानसिक विकास में तीव्र गति को आददाति लाता है, बढ़ाता है। कह शिक्षण सिद्धांत है, कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में तीव्र गति लाता है? तो अपना उत्तर है सक्रियता सिद्धांत है। उसके बाद अगला प्रश्न, कह सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञायते। कह सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत? क्रियाशील सिद्धांत है, क्रियाशील सिद्धांत इति नामना, इस नाम से ज्ञायते जाना जाता है। क्रियाशील सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? मतलब इनमें से ऐसा सिद्धांत जिसका दूसरा नाम क्रियाशील सिद्धांत है। अभी अपन ने जो सिद्धांतों की बात करी थी वापस ध्यान करते हैं, ध्यान देना। अपन ने ये जो सिद्धांत पढ़ा है इसमें देखेंगे तीसरा नंबर का जो सिद्धांत है उसके लिए अपन ऐसे कहें अभ्यास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब अभ्यास का सिद्धांत है उसको क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। और यही अपना प्रश्न आया है कि कह सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञायते। कौन सा सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना गया है? तो अपना आंसर हो गया अभ्यासस्य सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। अपना उत्तर है अभ्यासस्य सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कह सिद्धांत समुपयुक्त है। कौन सा सिद्धांत उचित है किनके लिए? कुशाग्र, सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए। अर्थात इनमें से उस सिद्धांत को चुनिए जो कक्षा में कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए उचित है। व्यक्तिगत भिन्नताया सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अनुपात क्रमयोश्च सिद्धांत है, अनुपात और क्रम का सिद्धांत। समवाय सिद्धांत है, समवाय का सिद्धांत। मौखिक कार्य से सिद्धांत है और मौखिक कार्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर अपन ने ये कहा था कि प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से दूसरे बालक से भिन्न होता है। उसी भिन्नता के आधार पर बालकों का ये कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि बालकों के रूप में वर्गीकरण किया जा रहा है। तो अपना जो सिद्धांत होगा वह होगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांत है। उसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथमम, पहले मौखिक कार्यम
प्रथमम मौखिक कार्यम, पहले मौखिक कार्य, ततः उसके बाद लिखित कार्यम, लिखित कार्य, पहले मौखिक कार्य उसके बाद लिखित कार्य भवेत, होना चाहिए। ये एक वाक्य है। वाक्य इस रूप में दिया है, प्रश्न को फिर से समझना कि संस्कृत भाषा शिक्षण में पहले मौखिक कार्य और उसके बाद लिखित कार्य होना चाहिए। इत्यत्र यहाँ संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है कहें। कौन सा संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत है? मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किस संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार पहले मौखिक कार्य और फिर लिखित कार्य। तो इसके लिए थोड़ी देर पहले अपन ने एक तो मौखिक कार्य का सिद्धांत आया था उसकी बात करी थी, और दूसरा अपना जो अनुपात और क्रम का सिद्धांत था उसकी बात करी थी। अब जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें मौखिक कार्य का सिद्धांत नहीं है, हम बात कर रहे हैं तो अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अपन ने ये कहा था कि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ग्रहण और अभिव्यक्ति होता है, ये अपन ने चर्चा की थी। और ग्रहण और अभिव्यक्ति की बात है तो ग्रहण में प्रायः मौखिक कार्य होते हैं और अभिव्यक्ति में प्रायः लिखित कार्य होते हैं। इसलिए पहले तो मौखिक कार्य और उसके बाद में लिखित कार्य, ये जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है कौन सा? अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत। उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं हम। ये जो सिद्धांत है उनकी प्रायः अपन ने बात करी थी। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है 28 का, वह है पूर्व ज्ञानात् परम, पूर्व ज्ञान के बाद नवीनम ज्ञानम प्रदेयम, नवीन ज्ञान देना चाहिए। पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान देना चाहिए। इत्यत्र यहाँ शिक्षण सिद्धांत से किम सूत्रम, शिक्षण सिद्धांत का कौन सा सूत्र है? अब यहाँ पर हम जो चर्चा करते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न आया है वो अपना जो शिक्षण सिद्धांतों में ही अपन बात करें तो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत अपन बात करते हैं अलग से ही है। तो सामान्यतः आप ऐसे यहाँ बात कर सकते हैं। तो हम इसके लिए अगर नया नाम लें तो हम बात कर सकते हैं शिक्षण सूत्र की। यहाँ जो प्रश्न है वो शिक्षण सूत्र से संबंधित ये प्रश्न है। और शिक्षण सूत्र से संबंधित है तो सबसे पहले तो हम शिक्षण सूत्र की बात करेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या है, और फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। शिक्षण सूत्र की हम बात करें तो शिक्षण सूत्र के लिए सबसे सरल पंक्ति की हम बात करें तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण सूत्र है वो शिक्षण के लिए एक सरल मार्ग है। शिक्षण सूत्र शिक्षण का एक सरल मार्ग है, ऐसे कह सकते हैं आप। मतलब आप ऐसे कहें कि शिक्षण सूत्र किसने दिए, कैसे आए। तो यहाँ जो मनोवैज्ञानिकों या शिक्षा शास्त्रियों का जो सबसे अधिक नाम लिया जाता है वो आता है हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्हीं के साथ एक नाम आता है कॉमेनियस। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस नामक दो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हुए हैं, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हैं। इन्होंने अपने अनुभवों एवं सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षक के लिए शिक्षण हेतु कुछ सूत्र दिए हैं और उन्हीं सूत्रों का नाम दिया गया है शिक्षण सूत्र। अब ये जो शिक्षण सूत्र हैं, इन शिक्षण सूत्रों का इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक क्रम बताया था। और जो मनोवैज्ञानिक क्रम बताया है वो इस रूप में बताया है: ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, पूर्णात् अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। इसी प्रकार विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और अगला जो है आगमनात् निगमनम प्रति, आगमन से निगमन की ओर। अनिश्चितात् निश्चितम प्रति, अनिश्चित से निश्चित की ओर। और ठीक इसी प्रकार ज्ञानेंद्रिय शिक्षणम, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण। और मनोवैज्ञानिक कर्मात् तार्किक क्रमम प्रति।
ये मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, ये शिक्षण सूत्र इन्होंने दिए हैं। तो फिर से ध्यान दें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण तथा मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। अपना प्रश्न ये है, पूर्व ज्ञानात परम, पूर्व ज्ञान के बाद नवीनम ज्ञानम प्रदेयम, नवीन ज्ञान देना चाहिए। इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य किम सूत्रम, यहाँ शिक्षण सिद्धांत का कौन सा सूत्र है। अब ध्यान दें, एक नाम दे रखा है पूर्व ज्ञान और एक नाम दे रखा है नवीन ज्ञान। पूर्व ज्ञान बालक को ज्ञात होता है और नवीन ज्ञान बालक को अज्ञात होता है। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से हम ज्ञात से अज्ञात ये वाला ऑप्शन निकालेंगे। तो सूक्ष्मात स्थूलम प्रति, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये नहीं है। ज्ञातात, यहाँ से विच्छेद कर लो, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सही है। संश्लेषणात् सरलम प्रति, संश्लेषण से सरल की ओर, ये हो ही नहीं सकता, ये शुद्ध भी नहीं है। और कठिनात् सरलम प्रति, कठिन से सरल की ओर, ये भी नहीं है। तो अपना उत्तर हो गया ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रश्न ये है, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता, बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई। बुनियादी द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, राजेंद्र प्रसाद महोदयन, एन गोपाल स्वामी द्वारा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा और महात्मा गांधी महोदय द्वारा। अब सबसे पहले चलो हम चर्चा करते हैं इस बुनियादी शिक्षा की कि ये बुनियादी शिक्षा क्या है। बुनियादी शिक्षा की हम बात करें तो बुनियादी शिक्षा 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन था, उस वर्धा शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गांधी जी थे, इनके द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा थी, मतलब जो विदेशी शिक्षा थी, उस विदेशी शिक्षा के विरोध में एक व्यावसायिक शिक्षा दी गई थी और उसी शिक्षा को नाम दिया गया था बुनियादी शिक्षा। फिर से ध्यान दें, सन 1937 ईस्वी में जो वर्धा में शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसको हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया, उसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध या विदेशी शिक्षा के विरुद्ध जो शिक्षा योजना दी थी, उसी शिक्षा योजना को नाम दिया गया था बुनियादी शिक्षा। ये सामान्यतः उद्योग आधारित थी, जो कि बालकों को आत्मनिर्भर बना सके, ऐसी ये जो शिक्षा थी उसको हमने कहा था बुनियादी शिक्षा। अब यदि प्रश्न ये है कि बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई, तो हमने सरल सी बात कही थी कि ये जो शिक्षा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। तो अपना उत्तर हो गया महात्मा गांधी महोदय। चलो बुनियादी शिक्षा क्या है उस पर फिर से हम चर्चा करते हैं कि सन 1937 में, ये ध्यान दें, 1937 ईस्वी में गांधी जी ने, यही प्रश्न था अपना कि बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई, गांधी जी के द्वारा। कि गांधी जी ने वर्धा में जो आयोजित हुआ था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसको हम वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अपनी बेसिक शिक्षा की नवी योजना को प्रस्तुत किया था। किन्होंने किया, गांधी जी ने। ये जो शिक्षा योजना थी वह अंग्रेजी रहित तथा उद्योगों पर आधारित थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विदेशी शिक्षा के विरोध में जिस शिक्षा योजना का सूत्रपात गांधी जी द्वारा किया गया था, उसे ही बेसिक शिक्षा योजना, उसे ही वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा, उसे ही बुनियादी शिक्षा या सर्वोदय शिक्षा तथा नई तालीम आदि अनेक नामों से जाना जाता है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी, बुनियादी शिक्षा है वो उद्योगों पर आधारित जो शिक्षा है उस पर बल दिया गया था। ऐसा क्या होगा, अगर मान लीजिए उद्योगों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया तो छात्र जो है वो लघु उद्योग, हस्तशिल्प आदि जो है वो सीखने लग जाएगा और स्वयं जो है वो आत्मनिर्भर होकर के फिर शिक्षा कार्य करने लग जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। उसी को अपन कहेंगे, जो शिक्षा योजना थी उसी को कहा बुनियादी शिक्षा योजना। फिर
उसके बाद अगला प्रश्न था शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र क्या है? ये जो प्रश्न है वो भी शिक्षण सूत्रों से संबंधित ही है। इसमें ध्यान दें शिक्षण सूत्र कौन सा है। अभी जो शिक्षण सूत्रों के हम बात करे थे मनोवैज्ञानिक क्रम की, तो उसमें आपने कहा सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, ये तो सही है। कठिनात कठिनम प्रति, कठिन से कठिन की ओर नहीं। कठिनात सरलम प्रति, कठिन से सरल की ओर, ये भी नहीं है। और सरलात सरलम प्रति, सरल से सरल की ओर, ये भी नहीं है। तो अपना उत्तर हो गया कौन सा? सरलात कठिनम प्रति, ये इसका आंसर है। अब दोस्तों आज की जो अपन ने कक्षा की है, कक्षा में अपन ने जो शिक्षण कार्य किया है, उसमें हमने जो भाषा विकास का पार्ट था, जो भाषा कौशल, उसकी पहले की जो 2 कक्षाएं हो चुकी हैं उसमें हम चर्चा कर चुके। आज ये जो अपनी तीसरी क्लास थी, इसमें हमने जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों से संबंधित जो अपनी इकाई है, उसमें भाषा के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण सूत्र, इनसे संबंधित जो अपनी एग्जाम्स लगे हैं उनमें आने वाले प्रश्नों की अपन ने चर्चा करी है। आगे की जो अपनी कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, उन शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों की जो चर्चा है हम वो अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।